हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है नई अपनी जो ये आर्थिक समीक्षा की क्लास है उसके अंदर में। आज की जो क्लास है वो हम लेने वाले हैं चैप्टर 5 के, ये पार्ट 1 में। चैप्टर 5 कौन सा है? आधारभूत संरचना का विकास। आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा है तो उसमें दिया है कि आधारभूत संरचना का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इससे रिलेटेड जो है अपना 5वां चैप्टर आता है। उसके अंदर में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होते हैं, कौन कौन से सेक्टर शामिल किए गए हैं, सबसे पहले वो देखना है। उसके बाद ये देखना है कि आज जो हम करने वाले हैं वो कौन सा सेक्टर करने वाले हैं। वो करने वाले हम पावर सेक्टर। उसके अंदर में जैसे नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सी कंपनी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रही है, कितना हमारे पास है टोटल, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखने के लिए संस्था कौन कौन सी है। इसके अंदर में सोलर की जो संभावनाएं के हिसाब से जो क्वेश्चन भी आया था पिछले साल में कि सोलर की इतनी जो सौर ऊर्जा है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, राजस्थान के अंदर में ही इतना पोटेंशियल क्यों है सौर ऊर्जा का। तो इस तरीके के जो सारे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं आज हैंडल करेंगे। और जो आधारभूत संरचना का विकास है इस चैप्टर के अंदर में हमारे पास 3 ऐसे सेक्टर है जिनके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। पहला रहता है पावर, दूसरा रहता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तीसरा रहता है रेलवे। पावर, रोड और रेलवे के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वहीं से शुरू करते हैं। जो पहला वाला सेक्टर है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, रेस्ट 2 है जो कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है वो है पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर के बारे में सबसे पहले जब बात करते हैं तो पावर सेक्टर के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जिसकी स्थापित क्षमता कितनी है, पावर सेक्टर की अब तक कितनी स्थापित क्षमता है हमारे पास में और हमें कितने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं तो 30 नवंबर 2022 को राज्य में स्थापित जो क्षमता है वो है 23,487 मेगावाट। 23,487 जो आपकी मेगावाट है वो अभी राज्य में स्थापित क्षमता है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे जो एग्जाम है उनमें पूछा जाता है कि राज्य में जो पावर सेक्टर की अभी तक की हमारे पास जितना कौन सा डाटा है 30 नवंबर 2022 तक का डाटा है। हो सकता है उसके बाद में ज्यादा आ भी जाएगा आपके पास 23 में से कितना भी एग्जाम हो, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है वो फाइनल अपने को डाटा लेना है कि 30 नवंबर 2022 तक का डाटा पूछा जाएगा। वो है 23,487 मेगावाट की स्थापित क्षमता। उसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है पूगल बीकानेर में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, कौन करता है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RRVUNL बोलते हैं इसको, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में टोटल जो है 2000 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। टोटल कितना किया जाएगा? 2000 मेगावाट का जो आपका सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। उसमें से आपके पुगल बीकानेर में 810 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि सौर ऊर्जा जो संयंत्र है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वो कहां पे 810 मेगावाट का कितना कहां स्थापित की जा रही है? तो वो पुगल बीकानेर के अंदर में स्थापित कर रही है। ठीक है, और टोटल रहेगा आपका 2000 मेगावाट का सौर पार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद में थर्मल परियोजनाएं बहुत सारी चल रही है। बहुत सारे ऐसे थर्मल है जहां से हमें बिजली का उत्पादन होता है और वहां से हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिजली। तो वहां पे भी 2245 मेगावाट की कुल क्षमता की नई थर्मल जो पावर परियोजनाएं हैं उसमें से जो टोटल 2245 मेगावाट की नई हमें परियोजनाएं ऐसे हैं कि 2245 मेगावाट के नए बिजली का उत्पादन हो सके। उसमें 660 और 660 मेगावाट की 2 है वो छबड़ा पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 और 8 के अंदर में स्थापित की जा रही है। छबड़ा के अंदर में आपको पता है कि पहले से 6 यूनिट तो ऑलरेडी वर्किंग है, 6 यूनिट चल रही है आपकी। वहां पे भी जो 7वीं और 8वीं यूनिट है वो कितने मेगावाट की स्थापित की जा रही है? कई बार पूछ लेते हैं, 660 मेगावाट की दोनों। 7वीं यूनिट है वो भी 660 मेगावाट की रहेगी, 8वीं यूनिट है वो भी 660 मेगावाट की रहेगी। ठीक है, और एक है 800 मेगावाट की जो कहां पे? काली सिंध में। उसमें 2 यूनिट ऑलरेडी चली है, वहां पे 3rd यूनिट है वो स्थापित की जा रही है काली सिंध के अंदर में, वो रहेगी 800 मेगावाट की। तो 2245 मेगावाट की टोटल जो है हमें नई जो स्थापित की जा रही है थर्मल पावर परियोजना। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित, कौन सी? लिग्नाइट आधारित है विद्युत परियोजना का स्थापना की जा रही है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित जो है
विद्युत परियोजना की पहली यूनिट है वो कहां स्थापित की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए वो बीकानेर के गुरहा में स्थापित की जा रही है। कहां पे? बीकानेर के गुरहा में स्थापित की जा रही है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। ये अभी बात की गई है, 125 मेगावाट की स्थापित की जा रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट आपको पता लग गया कि सबसे ज्यादा 23,487 मेगावाट की आपकी विद्युत की स्थापित क्षमता है। उसके बाद में पुगल बीकानेर में 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और टोटल जो है 2000 जो मेगावाट का सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। उसके अंदर में 810 मेगावाट का पुगल बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद 2245 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, जिसमें छबड़ा के अंदर में आपको पहले किया हुआ है, तो छबड़ा पावर प्रोजेक्ट है, उसमें हमने देखा था 1 से 6 यूनिट तक तो चली रही है, 7वीं 8वीं यूनिट के लिए 660 मेगावाट का नया प्लांट लगाया जा रहा है। उसके बाद काली सिंध में 800 मेगावाट की यूनिट 3 शामिल है। बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की नई विद्युत परियोजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसके साथ एक पॉइंट और देख लो जो अभी राज्य बजट में इसमें शामिल किया गया है 23-24 के अंदर में डायरेक्ट बजट से लिए गए, ये कि बाड़मेर में सेम बीकानेर में जैसे हमने अभी देखा था कि यहाँ पे देखो बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट का जो लिग्नाइट आधारित परियोजना थी उसके बारे में चल रही है। उसी के साथ में बाड़मेर में भी सेम आपका 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, बाड़मेर में क्या लगाया जाएगा? 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित आपका पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो 1100 मेगावाट का पावर प्लांट है जो अभी सर्वे के अनुसार से कहां लगाया जा रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो रहेगा बाड़मेर में। 125 मेगावाट का पूछ लिया जाए तो कहां पे रहेगा? बीकानेर के गुरहा में रहेगा। इसके साथ ही जब विद्युत का उत्पादन होता है तो सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसकी स्थापना कितनी, उसकी क्षमता है उसके बाद में कि ट्रांसमिशन नेटवर्क कितना है आपका। ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क कितना रहेगा, इनको ट्रांसमिट भी करना होता है। तो आपने देखा होगा कि खंबे लगाए जाते हैं, वहां पे वायर्स बिछाई जाती है जिससे ट्रांसमिशन कर सको, तो वो ट्रांसमिशन नेटवर्क की लेंथ क्या रहेगी? 43,484 सर्किट किलोमीटर होता है ये, कि कितना सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसकी जो वायर की लंबाई है उसके हिसाब से मेजर किया जाता है। तो ये कितना है अपना 43,484 किलोमीटर है, वो टोटल सर्किट की लेंथ है अपनी। ठीक है, ये है कम है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी स्थापित क्षमता है। उसके बाद में आता है तो स्थापित क्षमता को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना हमारा पास में पावर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नेटवर्क रहता है वो इसमें क्षमता को बताता है कि हम कितने लेवल, कितनी दूर तक हम इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाने में सक्षम है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका राज्य बजट के हिसाब से बाड़मेर के अंदर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट स्थापित करने की बात की गई है, जो बीकानेर गुरहा के बाद दूसरा है। ठीक है, अब तीसरी चीज रहती है इंपॉर्टेंट कि हमारे पास में एक तो रहता है स्टेट के ओन प्रोजेक्ट है जो हमारे पास थर्मल की, हाइडल और गैस जो पावर है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा रहता है कि जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट हैं वो जो स्टेट को अलोकेट किए गए सेंट्रल, उनसे भी थर्मल, हाइडल, गैस का उत्पादन होता है। तीसरा रहता है कि राज्य की जो RREC की बात करी थी हमने, राज्य में RREC एक कंपनी है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LB आता है यहाँ पे, और प्लस प्राइवेट सेक्टर, प्लस राजस्थान में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर मिलके भी यहाँ पे विंड एनर्जी का, बायोमास, सोलर और हाइडल, बिकॉज ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, प्राइवेट से संबंधित है, तो ये किस किस का करेंगे? विंड का, बायोमास का, सोलर का और थर्मल या हाइडल जो एनर्जी उत्पादन है उससे देखेंगे। तो हमें सिंपल ये देखना है कि किसके उत्पादन किससे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे ये 10,922 है टोटल मेगावाट, यहाँ पे 3,113 है, यहाँ पे 9,450 है। तो RREC राजस्थान जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित संस्था है अपना, प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलके सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? हमारा स्टेट ओन्ड जो प्रोजेक्ट है उनसे मिलेगा हमें, और थर्ड नंबर पे जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट है उनसे मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा RREC प्लस प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा, दूसरा रहेगा अपना स्टेट ओन प्रोजेक्ट है उनसे हमें मिलता है, तीसरा रहता है जो सेंट्रल के सेक्टर के प्रोजेक्ट है उनसे हमारा सबसे ज्यादा पावर का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी हम देखते हैं थर्मल, हाइडल, गैस सब में देखा जाता है। तो अभी याद कर लो कि थर्मल है जो तापीय ऊर्जा है, थर्मल यानी तापीय ऊर्जा है, उसका उत्पादन देखोगे तो यहाँ भी देखो 7,800 है, यहाँ पे 1,916 है, यहाँ पे भी थर्मल का देखो 3,007 है। तो जब कंबाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इनके अंदर में उत्पादन रहता है वो थर्मल का रहता है, तापीय ऊर्जा है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि जब बजट पेश होता है तो उसके साथ में ही गवर्नमेंट जो अपनी उपलब्धियां बताती है कि हमने ये काम किया है, भले ही वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में। तो कौन कौन से पॉइंट है वो डायरेक्ट ये मैं उपलब्धियों का जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी डिपार्टमेंट की साइट है वहीं से लिया है, वहां पे जो उपलब्धियां बताई गई है गवर्नमेंट ने, तो वहीं पे हमें पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट क्या है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019
भले ही लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि सारसन सौर ऊर्जा नीति 2019 राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के जारी होने के बाद 84 गीगावाट की परियोजना पंजीकृत की गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 84 गीगावाट की पंजीकृत की गई, इंपॉर्टेंट है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी, सबसे पहले पूछा जाएगा। तो यहाँ पे उपलब्धियों में बता दिया, बहुत बार न्यूज में भी आया होगा इसका मतलब, तो ये 2019 के अंदर में लागू हुई है। सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई है? 2019 के अंदर में लागू हो गई। उसके बाद में राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति की भी बात की गई है, ये भी कब नई आई है, जो वो है 2019 में लागू हुई। तो दोनों अगर नीति आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किसी और नीति के साथ पूछा जाए, तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई है? 2019 में। राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति लागू हुई है, वो भी 2019 में लागू हुई। ठीक है, अब आती है बात, देखो 300 मेगावाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की गई है। ये भी हो सकता है आपके लिए मेंस में कहीं लिखो तो पॉइंट आपके आ सकता है कि 2020-21 से 300 मेगावाट के सोलर जो रूफटॉप के ऊपर में सोलर का इंस्टॉलेशन किया जाता है वो 300 मेगावाट तक हम कर चुके हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में जो हम सौर ऊर्जा का स्थापित करते हैं, चाहे रूफटॉप के ऊपर में करो, चाहे कहीं और करो, फार्मर के जो फील्ड के अंदर में सौर पंप भी देने लगे वहां पे करो, ठीक है। तो लेकिन सौर ऊर्जा क्षमता टोटल जो है सौर ऊर्जा क्षमता, उसमें स्थापना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो कि सौर ऊर्जा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर में लिखा जा सकता है ये पॉइंट कि सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मींस टोटल अगर देखो सौर प्लस पवन ऊर्जा देखो दोनों भी, तो उनमें भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे आता है। किसमें? सौर ऊर्जा में भी, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मिला के टोटल अक्षय ऊर्जा भी देखो तो भी उनकी स्थापना में, यानी उनको स्टेब्लिश किया गया कि कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें हमें राजस्थान प्रथम स्थान पे मिलता है। ये हमें उपलब्धियों से पता लगता है। और चौथा पॉइंट जो उपलब्धियों से पता लग रहा है उसमें यहाँ के किया गया कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला, भड़ला के अंदर में स्थापित किया गया है। और वो भी स्पेशली पूछा जाएगा सबसे बड़ा इसलिए कि 2245 मेगावाट का है, 2245 मेगावाट का स्थापित किया गया है भड़ला के अंदर में, विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है, भड़ला में स्थापित किया गया, 2245 मेगावाट का स्थापित किया गया। ठीक है, यहां तक सही है। इसके बाद में जो उपलब्धियों में देखें तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने अच्छा काम किया इसलिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो जब राजस्थान की कोई संस्था को सम्मानित किया गया है तब पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसे तो नहीं पूछे, तो हमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किस संस्था को दिया गया था। तो ये हमारी संस्था को दिया गया था, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे संबंधित जो संस्था बनाई गई है उस संस्था को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है, उसके इतना ही है कि उपभोक्ता जो संतुष्टि सूचकांक है सर्वे में इसमें नहीं पूछेंगे क्योंकि पहले स्थान पे तो आई नहीं है, 8वें 9वें स्थान पे आई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बचता है नीति कौन सी है, दोनों ही नीति जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से रिलेटेड है वो 2019 में आई थी। भड़ला के अंदर 2245 मेगावाट का हमने विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो है प्लांट लगाया है, सोलर पार्क लगाया है। RRECL जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको जो राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिलता है उससे हमें सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्कीम्स के ऊपर में, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमने देखा था कि ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करना होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क रहेगा अपना, उसके बाद पहले स्थापित क्षमता देखते हैं फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क देखते हैं। तो जो ट्रांसमिशन वाला नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग रहे इसके लिए एक स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है वो आया है। कौन सा? स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं। ये आपको पता ही लग गया होगा कि जब राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ही करेगा, बिकॉज विद्युत का जो प्रसारण है वो किसके अंदर में आता है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अंदर में आता है। तो इस संस्था की है ये योजना, और ये योजना क्या करेगी कि विद्युत का जो प्रसारण के रिलेटेड जितने भी ग्रिड है उनकी स्टेबिलिटी बनाए रखना, हाँ सारी के सारी, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कहीं पे जल जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को चेंज करना, तो सारी जो ग्रिड की निगरानी करना और उसका नियंत्रण करना इसका काम है। राजस्थान में ट्रांसमिशन ग्रिड की निगरानी और नियंत्रण करना, और जितने भी प्रक्रियाशील ऊर्जा प्रबंधन ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा से संबंधित है कि जो भी ग्रिड काम कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्लैकआउट हो जाएगा, नहीं तो अगर कोई ग्रिड फेल हो जाती है तो अगर ग्रिड फेल होती है तो उसका बैकअप ऑप्शन क्या है? तो पूरी ग्रिड की स्थिरता बनाए रखना और कहीं उसकी सुरक्षा सिक्योरिटी भी मेंटेन करना। बिकॉज अगर कोई ग्रिड है, कोई ऐसे तत्व हो सकते हैं कि जो पावर सेक्टर को डिसेबल करने की कोशिश करे, सारा काम रुक जाएगा उससे, तो वो हो सकता है कि निगरानी करना, उसका नियंत्रण करना, ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखना, और जितने भी राजस्थान में ट्रांसमिशन ग्रिड है उनको ऊर्जा का प्रबंधन करना, वहां पे वो सारा काम किसके अंदर में होता है कि स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू किया जाता है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट योजना,
सबसे इंपॉर्टेंट योजना है 2 स्लाइड से, इसमें आपको पूरा ध्यान देना है कि पीएम कुसुम योजना है वो क्या है। डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, मेंस के अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम कुसुम योजना। ये है पीएम कुसुम का मीनिंग है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आपको नाम से पता लग जाएगा किससे रिलेटेड योजना है, क्या योजना है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान रहती है ये योजना, कि यानी किसानों की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उनका डेवलपमेंट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि क्या एनर्जी के अंदर में जो पैसा जा रहा है वो पैसा कम जाए और उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके। और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा कि आप एक डीजल वगैरह यूज करते हैं जब आप वहां पे पानी लगाने के लिए, कुएं से पानी निकालना है, चाहे कहीं से पानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पंप का यूज करते हो आप पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसान जितना भी यूज करते हैं, तो वहां पे आपको डीजल आधारित है वो सबको हटा के उनको, या फिर जो भी बिजली से कनेक्टेड है, ग्रिड से भी कनेक्टेड है, बिजली से भी चल रहे हैं, तो वहां पे भी इनका बिल ज्यादा आएगा, तो उसको कम करने के लिए सबको सौर जो है ऊर्जा उनके अंदर में चेंज करने के लिए योजना लाई गई थी। किसान की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उनका उत्थान करने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसको योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए योजना लाई गई। मैंने बता दिया सौर पंप है और ग्रिड से भी जुड़े हुए हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, उनकी स्थापना के लिए ये योजना किसानों के लिए लाई गई है। यहाँ पे कौन लेके आया, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, वो डिपार्टमेंट रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित एक मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी योजना है सारे देश के अंदर में लागू करने के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। अब इसके अंदर में 2022 तक ये टोटल योजना चलेगी 31 मार्च 2026 तक। योजना अभी चलेगी 31/3/2026 तक चलेगी। 2022 तक का लक्ष्य था कि 30,000 जो 800 मेगावाट के सौर क्षमता को जोड़ना है, कि टोटल अगर आप किसानों की जो ग्रिड से कनेक्टेड ऊर्जा है उसको सौर ऊर्जा से चेंज करते हो, तो जो राजस्थान के अंदर में टोटल जो स्थापित क्षमता है सौर ऊर्जा की वो भी बढ़ेगी एक साथ में। और देश के अंदर में भी देखोगे तो देश के अंदर में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का एक टारगेट रहता है कि हमें कितना चाहिए, 100 गीगावाट का हमारे पास टारगेट है कि सौर ऊर्जा हमें स्थापित करनी है। ठीक है, तो वो उसको भी हमें अचीव करना है, तो कैसे करेंगे, तो 2022 तक इस योजना की तो 30,800 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता तो यहां से हम ले लेंगे। ठीक है, इस योजना के अंदर में 3 पार्ट बचते हैं। कितने, 3 पार्ट में स्थापित किया गया है, ध्यान से देखना। पहला पार्ट क्या बोलता है, ए पार्ट बोलता है हमें, कंपोनेंट ए है, वो बोलता है कि इंडिविजुअल लेवल पे 2 मेगावाट तक की, यानी टोटल शुरू कहां से था, 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक के आप इंडिविजुअल संयंत्र लगा के, व्यक्तिगत संयंत्र लगा के हर किसान के पास में सौर ऊर्जा के, और टोटल 10,000 मेगावाट की सौर क्षमता की स्थापना करनी है। 10,000 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित कैसे करनी है कि एक किसान के पास 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत संयंत्र है, छोटे छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र है, उनकी स्थापना करके टोटल जो है 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित करनी है क्षमता। ठीक है, दूसरा पॉइंट घटक क्या बोलता है, कंपोनेंट बी क्या बोलता है कि 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित कृषि पंप की स्थापना करना। ये क्या है कि जब एक तो होता है कि ग्रिड से आप कनेक्टेड हो, और एक है जहां पे बिजली की सप्लाई नहीं है, तो जहां पे ऑलरेडी जो कनेक्टेड नहीं है या उससे दूर है, जहां पे सप्लाई है उससे दूर है, और वहां पे आपको कृषि पंप की सहायता चाहिए पानी वगैरह लगाने के लिए, तो यहाँ पे कृषि पंप जो दिए जा रहे हैं वो 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप दिए जाएंगे, कि सौर ऊर्जा से डायरेक्ट संचालित है, उसमें बिजली का कोई काम नहीं है, वो कृषि पंप डायरेक्ट हमें 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा के जो है पंप, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो कृषि पंप है उनकी स्थापना करनी है। तो दूसरे कंपोनेंट के अंदर में डायरेक्ट किए जाएंगे। तीसरे में वो जाएंगे जहां पे, तीसरे के अंदर में कौन से जाएंगे, जो ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्टेड है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आपके जो कृषि के पंप चल रहे हैं उनको स्थापित कर हटाना और वहां पे सौर ऊर्जा के पंप लगाना, वो रहता है तीसरा कंपोनेंट। 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना, कि जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी वहां पे 15 लाख उनको हटा के, ग्रिड वाले पंप को हटा के वहां पे 15 लाख ऐसे सौर ऊर्जा के पंप स्थापित करना। तो ये टोटल हमारी ये था कि 2022 तक टारगेट था कि 30,800 मेगावाट की सोलर क्षमता इससे हम स्थापित कर लेंगे। समझ में आ गई बात, कितने घटक है इसमें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है, कृषि जो ज्यादातर कृषि किसानों के लिए, ये पूरी किसानों के लिए योजना है, और ज्यादातर फोकस किस पे है कि जो कृषि के जो पंप यूज होते हैं उनको वहां पे सौर ऊर्जा वाले पंप स्थापित करना है। तो पहला रहता है कि हर किसान के पास 2 मेगावाट के, 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत संयंत्र है उनके छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना, और 10,000 मेगावाट की इसके साथ में टोटल मिला के 10,000 मेगावाट का हमारी सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता हो जानी चाहिए इससे। दूसरा रहता है जिनके पास बिजली की पहुंच नहीं थी, या फिर अभी जो स्टैंड अलोन पंप लगाने हमें, कि जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है अब तक के किसान, वहां पे पंप उन्होंने अब तक नहीं लगाई है, वो कितने लगाने हैं, 20 लाख जो स्टैंड अलोन
सौर ऊर्जा से संचालित कृषि पंप लगाने। तीसरा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ग्रिड से पंप, उनमें 15 लाख पंप है जो हटा के कम से कम हमें 15 लाख ऐसे हैं पंप हैं जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, उनका सोलराइजेशन करना है। तो तीनों संस्था पता चल गई और ये 31/3/2026 तक चलेगी पीएम कुसुम योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है इसका। उसके अलावा एक दो योजना और है जो रिलेटेड रहेगी, इससे रिलेटेड रहेगी, थोड़ा थोड़ा देखना हमें। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना रहती है। ये क्या है किसान मित्र ऊर्जा योजना? किसकी ऊर्जा विभाग द्वारा है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान भी दिया जाएगा। साथ में जो ग्रिड से कनेक्टेड है उनके भी बिजली की यूनिट तो आती होगी, तो उनका कितना कृषि जो उपभोक्ता है उनको 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। अभी क्या किया गया है, प्रति माह पर मंथ है, जो बजट में क्या बोला गया है कि पर मंथ आपको 2000 यूनिट तक की फ्री रहेगी। कितनी रहेगी? 2000 यूनिट तक। किसानों के लिए अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहता है कि कितनी रहेगी? 2000 यूनिट तक आपको फ्री पर मंथ, आपको किसान को जो ग्रिड से कनेक्टेड पंप है उनका यूज कर रहे हैं तो 2000 यूनिट आपको फ्री रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना दी गई थी, मई 2021 में प्रारंभ किया गया था। कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपए प्रति माह का इसमें अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही घरेलू लोग हैं उनके लिए भी एक रहेगी घरेलू अनुदान योजना। इसके अंदर में भी वो सेम ही चीज है कि कितनी यूनिट फ्री करोगे आप, तो यहाँ पे घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग है वो फ्री दिया गया। कितनी? 100 यूनिट तक आपको फ्री रहेगी। उसके बाद में क्या रहता है कि 150 यूनिट तक आपका 3 रुपए का अनुदान दिया जाएगा कि मान लो 9 रुपए यूनिट है बिजली की दर है, उससे हिसाब से बिल आता है आपका, तो 3 रुपए उसमें कम कर देंगे 150 यूनिट में। उसके बाद में 150 से 300 यूनिट तक है, उपभोक्ता को 2 रुपए तक कम कर देंगे। 300 के बाद में कोई अनुदान आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप खर्चा करते हो तो मतलब बिल भी पे करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, तो वो आपका इस तरीके से घरेलू अनुदान होगा। तो आप देखना कि कभी भी बिजली का बिल आता है तो जितना भी है उसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडी भी इंक्लूड रहती है, 500 रुपए 600 रुपए के हिसाब से, तो वो घरेलू अनुदान योजना है उसके थ्रू दी जाती है। तो ये टोटल पावर सेक्टर की अपनी छोटी छोटी योजनाएं थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो योजना रहती है वो रहेगी पीएम कुसुम योजना। ठीक है, अब इसके बाद में जब हमने बात कर रहे थे पीएम कुसुम योजना की, जो थर्ड पार्ट था कि एक सेकंड पार्ट था कि स्टैंड अलोन अपने को पंप लगाने हैं जहां ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, वो कंपोनेंट बी में। और कंपोनेंट सी के अंदर में 15 लाख जो ग्रिड कनेक्टेड है लगे हुए हैं, उनको उस जो ग्रिड जो कनेक्टेड है उनको हटाना है और उस फीडर के अंदर में नए सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने हैं। तो उन संयंत्र स्थापित करने के लिए हमें चाहिए भूमि जहां पे सौर ऊर्जा के आप संयंत्र स्थापित कर सको। वो भूमि कौन देगा? या तो गवर्नमेंट देगी या कोई किसान देगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आसपास की भूमि अवेलेबल हो उसको, इसके लिए सौर कृषि आजीविका योजना चलाई गई है। सौर कृषि आजीविका योजना चलाई गई। ये क्या है कि हमने देखा कंपोनेंट सी है फीडर लेवल सोलराइजेशन। हमने बोला था कि ग्रिड कनेक्टेड है उनको हटा के पंप को और सोलराइजेशन करना है, उनको पंपों को सोलर से जोड़ना है। तो जो फीडर लेवल सोलराइजेशन प्रोग्राम है उसमें कंपोनेंट सी का, उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए हमें भूमि चाहिए किसानों और भूमि मालिकों और विकासकर्ताओं को सहयोग करने और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक सामान्य मंच की सुविधा के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने एक ऑनलाइन पोर्टल SKAY राजस्थान यानी सौर कृषि आजीविका योजना राजस्थान.org में सौर कृषि आजीविका योजना के रूप में विकसित किया गया है। इसमें किसान अपनी भूमि को वहां पे इस योजना के थ्रू दे सकता है, लीज पे दे सकता है कि यहाँ पे आप सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना कर सकते हैं। बिकॉज आपको 15 लाख पंप लगाने हैं थर्ड पार्ट में कंपोनेंट सी में, तो उसके लिए आपको जमीन भी चाहिए होगी। तो किसान भूमि मालिकों को और जो वहां पे लगा रहे हैं विकास करता है उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने एक मंच तैयार कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया है। तो वहां पे अपनी सौर कृषि आजीविका योजना के अंदर में आप एक आजीविका की व्यवस्था कर सकते हो अपनी भूमि को कृषि के जो सौर संयंत्र है उनको स्थापित करने के लिए देने के लिए। ठीक है, तो ये योजना भी इस थर्ड पार्ट है जो पीएम कुसुम है उसको इनेबल करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, अब तक हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे थे, वो किस में आता है? नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा फोकस किस पे है अभी? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में। तो राजस्थान के अंदर में रिन्यूएबल एनर्जी की जो संस्था की बात कर रहे थे वो कौन सी है? राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। देखो, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हम RRECL की बात कर रहे थे अब तक की, और ये नोडल एजेंसी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो MNRE की बात कर रहे थे हम अभी तक, MNRE किस में देखता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखता है कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो स्थापना की जा रही है उसके बारे में ये फोकस करता है। और जो पीएम कुसुम योजना थी वो MNRE की थी। और यहाँ पे जो नोडल एजेंसी हर एक स्टेट के अंदर में इनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा की जितनी भी स्कीम्स है स्टेट की हो चाहे सेंटर की, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक संस्था होती है। हमारे राजस्थान की जो संस्था है राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। ठीक है, ये इसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में। उसके बाद आता है हमारे पास में सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आएंगे जो आज हम देखने वाले हैं? वो रहेगा पहला रहेगा अपना सौर ऊर्जा, दूसरा रहेगा पवन,
तीसरा विंड एनर्जी, तीसरा रहेगा बायोमास। इन तीनों पे हमें फोकस करना है बिकॉज नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर में ये तीन ही हमारे पास में आएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास है। ठीक है, उसके बाद में था सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित। जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए राजस्थान में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए योगदान देती है, या सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन है उसकी स्थापित क्षमता के हिसाब से अनुकूल राजस्थान को क्यों माना जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो हमारे पास कुछ डाटा होने चाहिए जो सर्वे के अंदर में ही इसको एक्सप्लेन किया गया है। सर्वे क्या कहता है कि लगभग 6 से 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर दिन, एक दिन के अंदर में एक स्क्वायर जो आप मीटर देख रहे हो, एक स्क्वायर मीटर के अंदर में 6 से 7 किलोवाट आवर की एनर्जी है, सौर ऊर्जा की एनर्जी, वो अधिकतम सौर विकिरण के हिसाब से, तीव्रता के हिसाब से हमें राजस्थान से मिलती है। तो सबसे ज्यादा हर एक जगह से अलग अलग मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर में अलग है, केरला के अंदर में अलग है, कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक दिन के अंदर में सौर की जो तीव्रता रहती है, विकिरण पड़ेंगे आपके, तभी तो जाके आपके पास में सौर की जो लाइट पड़ेगी उसी के हिसाब से आप सौर एनर्जी का उत्पादन कर पाएंगे। तो जो सौर विकिरण तीव्रता है उसके हिसाब से 6 से 7 जो मैक्सिमम है 6 से 7 किलोवाट आवर आपका रहेगा पर स्क्वायर मीटर पर दिन के हिसाब से, वो राजस्थान का सबसे ज्यादा है और स्टेट की बजाय, इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन आप राजस्थान में कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, और उसके साथ ही सबसे ज्यादा बहुत कम बारिश रहेगी तो बादल भी नहीं रहेंगे, तो अधिकतम धूप वाले दिन भी जो है राजस्थान में मिलेंगे। एक वर्ष में 325 दिन से अधिक तक अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा मिलती रहती है। तो दूसरा उत्पादन यहाँ गया, उसकी तीव्रता भी सबसे ज्यादा है राजस्थान में, और सबसे ज्यादा 325 दिन तक है हमारे पास में सौर विकिरण मिलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको स्थापित करनी है तो आपको क्या चाहिए, भूमि भी चाहिए जो फ्री होनी चाहिए, तो वो राजस्थान में भी अवेलेबल है। एक तो सूखा रेगिस्तान भी है और बंजर भूमि है, वो सबसे ज्यादा है। सूखा रेगिस्तान बंजर भूमि है, एरिया के हिसाब से देखो तो भी राजस्थान सबसे ज्यादा है। तो इसके हिसाब से आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने भी है तो उसके लिए भूमि की अवेलेबिलिटी भी है, और आपके पास 325 दिन से ज्यादा सौर विकिरण भी मिल रहे हैं आपको, और उनकी इंटेंसिटी भी 6 से 7 किलोवाट आवर के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्रतिदिन सबसे ज्यादा है पूरे देश में। इसलिए राजस्थान सबसे ज्यादा सूटेबल है सौर एनर्जी के स्थापना में और सौर एनर्जी के उत्पादन के हिसाब से। इस हिसाब से हम अगर एस्टिमेट लगाएं तो राजस्थान में सौर उत्पादन में 142 जो गीगावाट है बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। राजस्थान की कैपेसिटी पूछ ली जाए तो 142 गीगावाट टोटल हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा स्थापित करना में 100 गीगावाट तक ही पहुंच रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है टोटल। लेकिन एक अकेला राजस्थान अगर आप पूरे सही तरीके से स्थापित करो, पूरी भूमि के ऊपर में जितने अवेलेबल है स्थापित करते हो, तो 142 गीगावाट की आपकी सौर एनर्जी यहां से मिल सकती है। ठीक है, उसी के साथ देखते हैं तो हम एक जो डाटा यहाँ पे दिया गया है वो है ग्राउंड माउंटेड, कि ग्राउंड के ऊपर में आप सोलर के जो पैनल लगा के उससे कितनी एनर्जी स्थापित की गई है, वो रहती है 13,531 मेगावाट की। अभी ये हो सकता है पूछ ले कभी, मेगावाट है ये 13,531 मेगावाट है जो ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता है, कि ग्राउंड के ऊपर में माउंट किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सोलर पैनल लगाए हैं ग्राउंड के ऊपर में लगाए रहते हैं, उनके हिसाब से आपको 13,531 मेगावाट की सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता मिलती है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट वो था कि सौर एनर्जी है, सौर ऊर्जा उत्पादन है, उसकी जो है राजस्थान के में स्थिति क्या है, कितना उत्पादन हो सकता है। राजस्थान एक तरीके सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन के हिसाब से पोटेंशियल स्टेट है क्यों माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस हिसाब से स्थिति है राजस्थान की, जिससे ये सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा जो उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगर है तो फिर सोलर पार्क लगाना शुरू कर दिए होंगे। तो जो अब हम देखने वाले हैं वो सोलर पार्क कितने विकसित किए गए हैं अभी तक और किन का विकास चल रहा है। सोलर पार्क और मेगा सोलर जो पार्क है उनका विकास जो बिजली परियोजनाएं हैं कौन कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो 5 है सोलर पार्क विकसित कर रहे हैं, जिसमें एक पूर्ण रूप से स्थापित किया जा चुका है, 4 का अंदर में अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। पहला जो सबसे ज्यादा स्थापित किया जा चुका है ऑपरेशनल है वो कौन सा है, बड़ला सोलर पार्क। अभी देखा था हमने बड़ला जोधपुर में, हमने ये भी देखा था उपलब्धियों के अंदर में कि 2245 का है मेगावाट क्षमता का है, ये 2245 मेगावाट का है, और विश्व का सबसे बड़ा सिंगल जो बोले जाए सोलर पार्क है वो यही है बड़ला जोधपुर का। तो ये पूरा हो चुका है, ऑपरेशनल है, 4 चरणों में चालू कर दिया गया है, इसको 4 चरण में चालू चल रहा है। तो सबसे पहला कौन सा है, बड़ला जोधपुर। ठीक है, दूसरा है हमारा फलोदी पोकरण में, फलोदी पोकरण में जो है 750 मेगावाट का, ये भी याद करना पांचों के पांचों। ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, या सबसे कम वाला कौन सा है। तो जो फलोदी पोकरण वाला है सोलर पार्क 750 मेगावाट का है, राजस्थान लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है एसएल सौर ऊर्जा कंपनी। ये देखो इधर से एसएल सौर्या ऊर्जा कंपनी है, वो राजस्थान
लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कंपनी है। अब कोई भी पार्क बनाती हो, मैंने पहले भी बताया था ये पहले के क्लासेस में कि कोई भी नई स्कीम या बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चालू किया जाता है उसके लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, या स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है। तो वहां पे क्या है कि राजस्थान लिमिटेड है, उसके साथ में कि जॉइंट वेंचर कंपनी रहेगी एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, या राजस्थान सरकार और एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उनकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राजस्थान सरकार मिलकर ये प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का। इसके तहत 300 मेगावाट क्षमता चालू की जा चुकी है, बाकी अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो मैंने बताया पांचों में सिर्फ टोटल जो है फाइनल जो चल रहा है वो सारी क्षमता के हिसाब से बड़ला सोलर पार्क चल रहा है, 4 डेवलपमेंट स्टेज पे है, कुछ क्षमता चालू कर दी गई है, कुछ नहीं की गई है, वो हमसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फ्लोदी पोखरण का टोटल कितना है? 750 मेगावाट का। अब रहता है तीसरा जॉइंट वेंचर कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा फतेहगढ़ फेज आईबी 1500 मेगावाट का। ये देखो यहां पे फतेहगढ़ का फेज आईबी सेकंड फेज है, मान लो 1500 मेगावाट का है। जॉइंट वेंचर कंपनी कौन सी है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। अडानी जी यहां भी आ गए हैं, तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के साथ में मिलकर यहां पे फतेहगढ़ में अंदर में 1500 मेगावाट का चालू किया है। इसमें 896 मेगावाट क्षमता चालू की जा चुकी है, बाकी अभी पूरा विकसित की जा रही है, 1500 मेगावाट का है। फिर रहता है आपका राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नोक जैसलमेर सोलर पार्क 925 मेगावाट का। नोक वाला कितना है? 925 मेगावाट का रहता है आपका नोक जैसलमेर के द्वारा। ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, ये स्थापित कर रही है। यहां पे दोनों चीजें ध्यान देना, कहां पे है? 5 पार्क है हमारे पास, 5 पार्क की स्थापित क्षमता कितनी कितनी है वो भी देखना है। 925 है जैसे नोक जैसलमेर की, यहाँ पे फतेहगढ़ के अंदर में फेज जो सेकंड आईबी फेज चल रहा है, फतेहगढ़ भी याद कर लोगे तो भी चलेगा, उसकी रहती है 896 मेगावाट है। फिर कौन कंपनी इसको स्थापित कर रही है? यहाँ पे देखो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान लिमिटेड के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये स्थापित कर रही है। यहाँ पे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, वो पूरा इसको अकेले तरीके से हिसाब से नोक जैसलमेर के अंदर में इसको स्थापित कर रही है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी दूसरा है वो पुगल बीकानेर के अंदर में सोलर पार्क स्थापित कर रही है 1450 मेगावाट का। 1450 मेगावाट का यहाँ पे स्थापित कर रही है। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा रहेगा? पुगल बीकानेर का, ठीक है। ये देखो क्योंकि मैंने बताया था सबसे बड़ा है 2245 जो तो विश्व में सबसे बड़ा है, उसके बाद में आपका 750 आता है फ्लोदी का, उसके बाद आता है आपका 1500 मेगावाट का बनाएंगे यहाँ पे जेवीसी जो अडानी वाला है जो फतेहगढ़ के अंदर में। और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी 2 करती है, एक नोक जैसलमेर में करती है 925 का, एक पुगल बीकानेर में करती है 1450 का। तो दूसरा रहेगा पुगल बीकानेर का, दूसरा रहेगा फतेहगढ़ का 1500 मेगावाट की स्थापित क्षमता के हिसाब से, तीसरा रहेगा आपका यहाँ पे पुगल बीकानेर का रहेगा, चौथा रहेगा सोलर पार्क के हिसाब से नोक जैसलमेर का, ठीक है। आपका इस तरीके से करना है। तो पांचों के पांचों पार्क आप लिख लेना कि सोलर पार्क कौन सा है, एक डेवलपमेंट उसका, 4 डेवलपमेंट स्टेज पे है, किन किन की स्थापित क्षमता कितनी कितनी क्षमता के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, कौन सी कंपनी इनको स्थापित कर रही है, ठीक है। तो सोलर पार्क की स्थापित क्षमता के हिसाब से आपको सोलर पार्क से रिलेटेड कुछ भी है तो पांचों पार्क आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में तो पूछेंगे, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हो गया ये। अब आता है पवन ऊर्जा कार्यक्रम। सौर ऊर्जा होगी, अब देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के अंदर में भी यही है कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड थोड़ा सा सौर ऊर्जा में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, पवन ऊर्जा में भी कम डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे पास कम स्टेट्स रहेंगे। वही सेम चीज है, हमने देखा था सौर ऊर्जा की नीति आई थी वो भी 2019 के अंदर में आई थी। पवन ऊर्जा की जो नीति आई है, राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई है, वो 2019 में अंदर में आई है, 18 दिसंबर 2019 को। याद कर लो कब आई है, डेट भी पूछी जा सकती है, 18 दिसंबर 2019 को आई है राजस्थान में पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। किस प्योर पवन ऊर्जा और हाइब्रिड जो ऊर्जा है उसकी नीति आई है 18 दिसंबर 2019 को। अब आती है कि स्थापित क्षमता कितनी है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता देखी थी, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है कितनी है हमारे पास, 1,27,750 मेगावाट होने का अनुमान है कि 1,27,750 मेगावाट आप पवन ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हो राजस्थान से, ठीक है। यहाँ पे राज्य में दिसंबर 2022 तक कितनी है अपने पास, 4442 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता चालू की जा सकती है। कितनी चालू करी है हमने, चालू कितनी करी है, बहुत ही अभी तो कम है, 4442 जो मेगावाट है वो हमारे पास पवन ऊर्जा की चालू अभी क्षमता है। तो अभी चालू क्षमता पूछ ली जाए कितनी है, याद कर लेना 4442 या 4442 जो मेगावाट है पवन ऊर्जा की क्षमता चालू की जा चुकी है। दिसंबर 2022 तक 1690 मेगावाट की हाइब्रिड क्षमता चालू की जा चुकी है। हाइब्रिड अगर पूछ ली जाए तो वो कितनी रहेगी, 1642। तो पवन ऊर्जा रहेगी 4442 मेगावाट, हाइब्रिड रहेगी आपकी 1690 मेगावाट। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और नीति 18 दिसंबर 2019 को चालू की गई थी, ठीक।
उसके बाद आती है बायोमास ऊर्जा, लास्ट है ये। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत, अब हमारे पास बायोमास के रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि कौन कौन सी चीजें जिनसे बायोमास राजस्थान में बनाया जाता है। पहला रहता है सरसों की भूसी, जिसको बोलते हैं आप यहाँ पे देखोगे तो मस्टर्ड हस्क, मस्टर्ड हस्क बोलते हैं सरसों की भूसी। आपने देखा होगा सरसों का जो कचरा बचता है उसको ले जाया जाता है वहां पे, उससे बायोमास जो गैस है वो निकाली जाती है, बायोमास ऊर्जा के तौर पर काम करती है। और जूली फ्लोरा आपसे पूछा जा सकता है, या हिंदी में देखोगे तो विलायती बबूल लिखा जाता है यहाँ पे, विलायती बबूल या फिर जूली फ्लोरा। कई बार क्या होता है जूली फ्लोरा भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पे हिंदी के अंदर में भी सीधा लिख देंगे जूली फ्लोरा नाम के हिसाब से, तो ये याद कर लेना। मस्टर्ड हस्क तो सेम आपको पता है सरसों की भूसी, यहाँ पे याद कर लेना। जूली फ्लोरा जिसको बोलते हैं हिंदी में विलायती बबूल, जूली फ्लोरा, उससे बायोमास एनर्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये दो प्लांट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी है? कुल 119.4 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास बिजली के संयंत्र है। ठीक है, 10 बायोमास है, टोटल 12 लगाए थे, 2 अभी फंक्शनल नहीं है। 10 बायोमास बिजली संयंत्र है जो अभी काम कर रहे हैं। उनसे कितनी मिलती है? 119.4 जो आपकी मेगावाट क्षमता की हमारे पास कम से कम है बायोमास की, 119 ही मेगावाट हमें मिलती है, 119.4 मेगावाट क्षमता से हमें मिलती है। तो आज का ये आपने देखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो राजस्थान के अंदर में जो पावर सेक्टर की टोटल क्षमता हमने देख ली है। पावर सेक्टर के अंदर में सोलर एनर्जी का उत्पादन यहाँ पे कितनी क्षमता के हो सकता है राजस्थान का, वो हमने देख लिया है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो राजस्थान को उपयुक्त बनाती है, जो मेंस के अंदर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है, 5 पार्क है, 5 पार्क की कितनी कितनी मेगावाट की वहां पे स्थापित हो रही है क्षमता, कौन कंपनी वहां पे कर रही है, वो भी याद करने वाली बात है। पवन ऊर्जा की टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल पूछा जाए कितना है, तो वो भी हमने देख लिया, 1,27,000 के अराउंड मेगावाट कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि स्थापित क्षमता कितनी है, तो 44-42 मेगावाट की रहेगी। यहाँ पे आपसे पूछ लीजिए हाइब्रिड की रहेगी तो 1490 रहेगी। उसके बाद आपसे पूछ लीजिए बायोमास की क्या रहेगी, तो 119 मेगावाट की अपनी स्थापित क्षमता है। तो सारे याद करने हैं, ये सबका अच्छे से नोट्स बना लेना है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारा पावर सेक्टर का है जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बताया रोड और रेलवेज का, वो हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी आपको डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा EORO के जो अभी एग्जाम होने वाली है उसके पेपर भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं सारा सोल्यूशन के साथ में, और आपको यूट्यूब के ऊपर में उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा शाम तक के। तो तब तक के लिए धन्यवाद और कल की क्लास में मिलते हैं वापस। ठीक है, थैंक यू सो मच।